हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पीटी 365 जो कि विजन का कंपाइलेशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी की आपको तकरीबन 6 क्लास दे दी हैं। आज का ये लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग जो बचा हुआ है यानी कि जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं उसके बारे में जो भी बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद इसका जो अपडेटेड वर्जन है उस वर्जन को भी हम 2 से 3 क्लास में जैसे ही वो आ जाएगी मैगजीन उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने 15 से 16 मई तक का टारगेट रखा है कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसी क्रम में आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोगों से उम्मीद है कि जितनी भी क्लास जो आपकी पॉलिटी की आपको दे दी गई है वो आपने कवर कर ली होंगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो आपकी सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं, यानी कि जो चर्चित रही जो स्पीसीज हैं, उसमें भी एक क्लास आपकी बाकी है। तो जो वो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद हम कल्चर, जो कि एक क्लास आपको उसमें दे दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट 2 क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ठीक है, इन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। तो डे बाई डे हम इसको करते हुए चलेंगे। और साथ ही आपको पता है कि हम लोग जो रिवीजन सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए, उस रिवीजन सीरीज में हमने पॉलिटी को आधा कवर कर लिया है, यानी कि 3 क्लासेस आपको दे दी गई हैं। ठीक, उसमें 2 क्लासेस में और जो बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे 2 से 3 में, यानी कि पूरी कंप्लीट जो है पॉलिटी आपको, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो ट्रेडिशनल पार्ट हो, टोटल हम कंप्लीट कर लेंगे। उसी क्रम में हम लोग डे बाई डे के हिसाब से अब जो स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के बाद उसमें इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इन दोनों को साथ लेकर के कवर करेंगे। ठीक है, 4 से 5 क्लास में ये भी कंप्लीट कर दी जाएंगी आपको। तो ऑलमोस्ट हमारा जो सेगमेंट है, यानी कि हम जैसे हम बात कर रहे थे आपसे 50 से 60 क्वेश्चन का, जो कि ज्यादातर यहाँ से रहता है, तो उसको हम कवर कर लेंगे। और आपको पता है कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए भी आपको पता है कि करीबन अगर आप 45 क्वेश्चन भी अटेंड अच्छे से कर पाते हैं, यानी 45 सही क्वेश्चन कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को छोड़ करके, कहने का मतलब यह है कि आप अगर 45 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आप पीटी में जो है आप पीटी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो हम 50 क्वेश्चनों का टारगेट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आप सेफ जोन में रहें। और जैसे ही हमारे पास समय बचेगा तो हम हिस्ट्री और पॉलिटी को भी कवर करेंगे। सॉरी, हिस्ट्री और उसके बाद जो आपका सेगमेंट बचता है जियोग्राफी का। और अगर समय रहा तो हम जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो इसका पीटी 365 तो कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं साइंस से। ठीक है, बाकी अगर पूछा जाता है तो जो बेसिक साइंस है उससे, जैसे सबसे ज्यादा बायो से पूछा जाता है और फिजिक्स से, ये ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो आप अगर इजीली चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर समय रहेगा तो हम वो भी कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम लगभग 100 जो क्वेश्चन आते हैं आपके पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा फिलहाल जो टारगेट है वो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का ही टारगेट है। ठीक है, इतना लेकर के हम चल रहे हैं। इस बात का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से ये जो बाउंड्री है प्रीलिमिनरी की, यानी कि जो पीटी की जो यूपीएससी का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, इस बाउंड्री को किसी तरीके से पार करना। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जो पीटी एग्जाम होता है यूपीएससी का, इसमें आपके जो प्रीलिम एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1
और जीएस पेपर 2, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में टोटल जो जीएस की बात होती है, लेकिन जीएस पेपर 2 ये आपका सी सेट पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपनी तरफ से तैयार करते रहिए। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग पे आपकी क्लासेस दे दूंगा, अगर मुझे समय रहा तो। मैं दावा नहीं कर रहा इस बात का, आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां से मिले आप इसको तैयार जरूर करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि आपको पता है समय बहुत ज्यादा बचा नहीं हम लोगों के पास, इसलिए मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए क्लास को, ठीक है, और समझते हैं कुछ मुख्य पहलुओं को जो बेहद जरूरी हो सकते हैं आपके लिए। और आपको पता है कि मिसलेनियस वाले पार्ट से क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पुटअप होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे, महत्वपूर्ण रही जो सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए नई पहलें, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, इसके बारे में देखेंगे। तो जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो नए तंत्र का जो है स्थापना की है, यानी कि ये जो दो नए तंत्र की स्थापना करने की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में रहा। अब चर्चा में है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह घोषणा पैक्ट फॉर द फ्यूचर और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर आधारित है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय और असैन्य एआई गवर्नेंस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ये दो नए तंत्रों के बारे में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल, जो कि यह पैनल एआई की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देने के हेतु साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करेगा और साथ ही मौजूदा शोध को संकलित व विश्लेषित करेगा ये, तथा एआई के अवसरों, खतरों और प्रभावों को समझाएगा ये, ठीक है। आगे देखें तो एआई गवर्नेंस पर वैश्विक जो है संवाद, एक हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र आंतरिक वैज्ञानिक पैनल और दूसरा हो गया एआई गवर्नेंस पर जो है वैश्विक संवाद। अब वैश्विक संवाद में देखें तो ये एक ऐसा मंच होगा जहां अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होगी, सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां वो सीखे गए अनुभव साझा किए जाएंगे और एआई गवर्नेंस पर खुली, पारदर्शी व समावेशी चर्चा को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही देखें तो वैश्विक एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य जो तंत्र हैं उन तंत्रों के बारे में देखें तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर, इसे सितंबर 2024 में समिट फॉर द फ्यूचर में अपनाया गया, ठीक। इसका उद्देश्य था कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि जो एसडीजी हैं उनको प्राप्त करने में मदद करना है और नई चुनौतियों का समाधान व अवसरों की खोज करना है, ठीक। आगे देखें तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बारे में, यह पैक्ट फॉर द फ्यूचर का परिशिष्ट है और यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और एआई गवर्नेंस के लिए एक व्यापक वैश्विक जो है फ्रेमवर्क है, ठीक। अब आगे देखें तो एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट, इसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू द्वारा 2017 में आयोजित किया गया था। इन सम्मेलनों ने एआई के ऐसे उपयोगों की पहचान की है जो एसडीजी की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। साथ ही ऐसी एआई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं जिनमें विश्व भर में बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा एआई जो है ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए नई पहल है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशाखापत्तनम घोषणा पत्र। अब विशाखापत्तनम घोषणा पत्र के बारे में बात करें तो विशाखापत्तनम घोषणा पत्र को 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाया गया। इसमें यह आह्वान किया गया कि समग्र सरकारी तंत्र को मिलकर काम करना होगा ताकि सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल कौशल के साथ मजबूत किया जा सके और तेजी से डेटा आधारित जो प्रणाली विकसित की जा सके, ठीक। आगे देखिए तो विशाखापत्तनम घोषणा पत्र के मुख्य जो प्रस्तावों पर एक नजर डालते हैं और उसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण,
राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात की जाए तो समावेशी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल दिया गया हो। ठीक, प्रौद्योगिकी आधारित शासन यानी एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, जीआईएस, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर बहुभाषी, रियल टाइम एवं क्षेत्र विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान करना, इसमें नैतिकता और पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आगे समझे उदाहरण, तो डिजिटल इंडिया भाषिनी और डिजी यात्रा और NADRES V2 आदि इसमें उदाहरण के रूप में देखी जा सकते हैं। सफल मॉड्यूल का विस्तार देखें, यानी संपदा 2.0 मध्य प्रदेश, ई खाता बेंगलुरु और रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, NHAI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम आदि जैसे मॉडल्स राष्ट्रव्यापी विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अब जमीनी स्तर और समावेशी विकास के बारे में देखें तो भौगोलिक पहुंच सबसे पहले इसमें समझे तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस जो डिलीवरी असेसमेंट ढांचे के तहत पूर्व जो उत्तर पूर्व और लद्दाख क्षेत्र जो जैसे क्षेत्र हैं उन तक पहुंच को बढ़ाना, जहां कनेक्टिविटी की समस्या है। ठीक है, जहां कनेक्टिविटी की समस्या है वहां तक इन चीजों को बढ़ावा देना। आगे देखें तो साइबर सुरक्षा और स्थिरता, तो साइबर सुरक्षा और स्थिरता के बारे में बात की जाए तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट जो क्वांटम सुरक्षा तथा एआई आधारित निगरानी जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे परिवहन, रक्षा, नागरिक सेवा जो प्लेटफॉर्म है उनमें लागू करना। ठीक है, अब कृषि और संधारणीयता की बात की जाए तो नेशनल एग्रीटेक के माध्यम से किसानों को बेहतर क्रेडिट, सलाह, बाजार तक पहुंच प्रदान करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। संबंधित तथ्य समझे तो अल्बानिया में विश्व का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि सबसे पहले जो है अल्बानिया में एआई मंत्री को नियुक्त किया गया है। यह एक एआई जनित बात है, इसे डायला नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? डायला। यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024। यूनेस्को के एजुकेशन 2030 इंचियोन डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह रिपोर्ट एसडीजी 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य एसडीजी की दिशा में प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्ट के लिए जारी की जाती है। ठीक, आगे समझे रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डाली जाए तो सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में व्यवधान। पिछले 20 वर्षों में कम और मध्यम आय वाले देशों में से कम 75% चरम मौसमी घटनाओं के दौरान स्कूल बंद रहे। इससे 5 मिलियन या उससे अधिक लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए आगे समझें तो भारत से संबंधित रिपोर्ट। इसमें देखा तो भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि वर्षा के जो बदलते पैटर्न के कारण 5 वर्ष की आयु में नए शब्द सीखने तथा 15 वर्ष की आयु में गणित एवं गैर संज्ञानात्मक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तीव्र प्रगति के बारे में देखें तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के स्कूल न जाने की दर में सुधार हुआ है। धीमी प्रगति के बारे में देखें तो स्कूल न जाने की दर से निम्न माध्यमिक स्तर यानी शिक्षा पूरी करने की दर में लैंगिक अंतर यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर धीमी प्रगति को देखा जा सकता है। शिक्षा की भूमिका देखें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में महत्व नहीं दिया गया है, जिसकी वो हकदार है। ठीक है, एसडीजी 4 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 72 जलवायु जो पहलों में से केवल 2 में ही शामिल किया गया है। ठीक, तो ये था हमारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के बारे में यानी पीजीआई 2.0 के बारे में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2022-23 और 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 जारी किया है। अब पीजीआई के बारे में देखें तो उत्पत्ति, पीजीआई की शुरुआत 2017 में की गई थी। बाद में इसे 2021 में पीजीआई 2.0 के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक, 2017 में हुई और 2.0 के रूप में 2021 में इसका नया स्वरूप दिया गया। जारीकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय।
डेटा के स्रोत क्या है? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस और नेशनल अचीवमेंट सर्वे, पीएम पोषण पोर्टल प्रबंधन पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल इसके स्रोत हैं डेटा के। ठीक है, यहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। उद्देश्य देखें तो पीजीआई जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करता है। आगे समझे तो पीजीआई की संरचना में कुल 1000 अंकों का भारांक होता है, जिन्हें 73 अंकों में बांटा जाता है। जो 73 संकेतकों में बांटा जाता है, अंकों में नहीं, संकेतकों में, इंडिकेटर्स में बांटा जाता है। अब इन संकेतकों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है, पहला परिणाम, दूसरा है अभिशासन और प्रबंधन। ठीक है, इन श्रेणियों को 6 क्षेत्रों डोमेन में बांटा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम यानी अधिगम परिणाम, एक्सेस यानी पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं, इक्विटी यानी समानता, गवर्नेंस प्रोसेस यानी अभिशासन प्रक्रियाएं, तथा टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिसमें से जो शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण की बात है। मूल्यांकन देखें तो पीजीआई में प्रदर्शन का मूल्यांकन 1000 अंकों पर किया जाता है और इसके अनुसार राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 10 ग्रेड्स में रखा जाता है। ठीक है, जो इंडेक्स के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डाली जाए तो कोई भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शीर्ष 4 ग्रेड यानी दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम प्राप्त नहीं कर सका है। सोचिए कि ये 4 जो है ग्रेड जो है कोई प्राप्त ही नहीं कर पाया है। शीर्ष प्रदर्शन देखें तो केवल चंडीगढ़ ने प्रचेष्टा यानी कि जो 1 ग्रेड हासिल की है, केवल चंडीगढ़ ने। तो आपके लिए चंडीगढ़ महत्वपूर्ण हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे कमजोर में देखें प्रदर्शन में तो मेघालय एकमात्र राज्य है जो 10वें ग्रेड में रहा है, मेघालय। ठीक है, अंतरराज्यीय असमानता रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के बीच मौजूद असमानता में कमी आई है। समग्र रुझान देखें तो 2023-24 में 24 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के स्कोर 2022-23 की तुलना में बेहतर रहे हैं, कुछ अच्छे रहे हैं, जबकि 12 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक आदि की स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा यूडीआईएसई। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के बारे में जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024-25 रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट अपने निष्कर्षों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ संरेखित करती है। इसमें डेटा संग्रह की पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है, जिसके तहत अब व्यक्तिगत छात्रवार डेटा संग्रह तंत्र को अपनाया गया है। ठीक, अब 2024-25 के लिए प्रमुख निष्कर्ष के बारे में बात करें तो यूडीआईएसई प्लस की शुरुआत के बाद पहली बार देश भर में शिक्षकों की कुल संख्या 2024-25 में 1 करोड़ से अधिक हो गई है और यह 2022-23 की तुलना में 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जाए तो न्यू इकोनॉमिक जो एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी द्वारा अनुशंसित 1:30 अनुपात से अधिक है। ठीक है, वर्तमान जो शिक्षक अनुपात है उसमें फाउंडेशन जो फाउंडेशनल है वो 10 और प्रिपरेटरी 13, मिडिल 17 और सेकेंडरी स्तरों पर 21। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर यानी कि ड्रॉप आउट जो रेट्स है इसमें प्रिपरेटरी 2.3%, मिडिल 3.5% और सेकेंडरी 8.2% स्तरों पर गिरावट आई है। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात देखें तो यह मिडिल स्तर पर 90.3% और सेकेंडरी स्तरों पर 68.5% तक सुधर गया है। एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 6% की कमी आई है। इसी प्रकार शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में भी लगभग 38% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अब भारतीय स्कूल शिक्षा में व्यापक डेटा और रुझान देखें तो
सबसे पहले श्रेणी जिसमें अवसंरचना सुविधा और महिला प्रतिनिधित्व, ठीक है। संकेतक देखें अवसंरचना के सुविधा के बारे में, तो कंप्यूटर एक्सेस, इंटरनेट, लड़कियों के लिए शौचालय। तो कंप्यूटर एक्सेस में देखें 2023-24 में तो 57.2%, 24-25 में देखें तो 64.7%, जो कि बढ़ा है, ठीक है। इंटरनेट के मामले में देखें तो 23-24 में 53.9%, वहीं 24-25 में 63.5% रहा। लड़कियों के लिए शौचालय की बात की जाए तो 97.2%, जो कि 2023-24 में, और 2024-25 में देखा जाए तो 57.3%। महिला प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो लड़कियों का नामांकन के बारे में बात किया जाए तो 48.1%, जो बढ़ के 48.3% हो गया 24-25 में। महिला शिक्षक के बारे में बात किया तो 53.3%, जो कि बढ़ के 2024-25 में 54.2%। ठीक है, ये डेटा था आपके लिए। अब आगे है अगला टॉपिक हमारा, बहु विषयक शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा में अनुसंधान सुधार, ठीक है, योजना। अब इसके बारे में बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन अर्थात मेरिट योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। अब मेरिट योजना के बारे में देखें तो योजना का प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, और नोडल मंत्रालय इसके लिए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय। उद्देश्य समझे तो सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेश, जो राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में सुधार, जो है गवर्नेंस में सुधार करना। ठीक, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। बजट देखें 2025-26 में तो से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता शामिल है। ठीक है, लाभार्थी देखें तो 275 तकनीक संस्थान, जिसमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कोझिकोड शहर को याद रखिएगा। अब ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटीज के बारे में अगर बात की जाए, यानी GNAF-CCC के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 2010 में हुई। सदस्य जो 51 देशों के 1300 सदस्य शहर और समुदाय इसमें शामिल हैं। लक्ष्य देखें इसके तो विश्व भर के शहरों, समुदायों, संगठनों को जोड़ना ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने योग्य समाज विकसित किया जा सके। मुख्य उद्देश्य देखें तो प्रेरणा देना, यह दर्शा करके क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, विश्व भर के शहरों, समुदायों को जोड़ करके जानकारी, अनुभव एवं ज्ञान का आदान प्रदान करना, नवाचार पर आधारित और प्रमाणित समाधान खोजने में समुदायों की मदद करना। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो हाल ही में WHO, यूनिसेफ ने 2024 के आंकड़े जारी किए हैं, और ये आंकड़े विश्व में टीकाकरण से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही 14 रोगों के विरुद्ध टीकों के रुझानों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु समझते हैं इसके। तो वैश्विक स्तर पर 2024 में विश्व के 89% जो शिशुओं को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस यानी काली खांसी, पर्टुसिस, उसके DPT वाला टीका कम से कम एक बार दिया गया था। ठीक है, भारत में देखें स्थिति को तो भारत ने 2024 में अपने 0 डोज बच्चों की संख्या 43% तक कम कर दी। भारत में 0 डोज वाले बच्चों की संख्या 2023 की जो 60 लाख से घट करके 2024 में 9 लाख रह गई है। ठीक है, 0 डोज बच्चे वे होते हैं जिन्हें एक टीका भी नहीं लगा हो। ठीक है, उन्हें 0 डोज बोलते हैं। तो इनकी संख्या 2023 में 16 लाख थी, जो कि घट करके 2024 में कितनी हो गई है, 9 लाख रह गई है। अब भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में देखते हैं, शुरुआत समझते हैं। इसे 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में जो है शुरू किया गया। 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। माफ करिएगा, जो नाम बदल दिया गया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम।
अब कवरेज देखें तो ये 12 लोगों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण जो है प्रदान करता है, 12 रोगों के प्रति। ठीक है, आज सुबह से पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को ऑफलाइन भी, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए जो भाई प्रॉमिस किया है, तो इतना ज्यादा बोलना हो जा रहा है कि बोलते बोलते परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो बस यही मेहनत है, आप लोग समझ सकते हैं। अब उस सारे समय को निकाल करके जो ऑफलाइन क्लासेस आपको दी जाती हैं उनको, मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाने जाता हूँ उसके बाद आकर के आप लोग के लिए स्पेशली समय निकालता हूँ, आप सभी बच्चों के लिए, और आप उसके बाद अगर देखें नहीं, आप इसका लाभ ना उठाएं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। बाद में आप ये मत कहिएगा कि खुद को ब्लेम, मतलब दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा आप खुद को ब्लेम करें फिर। ठीक है, चूंकि मेहनत लगती है सारी चीजों में। चलिए खैर, आप लोग समझेंगे बेहतर। तो 12 रोगों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण प्रदान करता है। आगे देखें तो पूरे देश में 9 रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है। ये है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला और बचपन की जो टीबी है। ठीक है, उसके साथ हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस और निमोनिया। ठीक है, ये आपके 9 रोगों के पर टीकाकरण किया जा रहा है पूरे देश में। कुछ विशेष क्षेत्रों में 3 रोगों के लिए, जिसमें रोटावायरस, डायरिया और न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इसके प्रति जो है किया जा रहा है। आगे देखें नोडल मंत्रालय, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 1992 में यूआईपी बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। ठीक, अब 1997 से टीकाकरण गतिविधियां राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक रही हैं, और 2005 से ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। इसके तहत किसी बच्चे को तब पूरी तरह टीकाकृत माना जाता है जब उसे राष्ट्रीय समय सारणी के अनुसार जीवन के पहले वर्ष में सभी टीके लग चुके हों। ठीक, उपलब्धियां देखें तो पोलियो मुक्त भारत 2014, नवजात शिशु टिटनेस का उन्मूलन 2015 में किया जा चुका है। मुख्य पहले देखें तो गहन मिशन इंद्रधनुष जो 5.0, और जो अभियान है वो खसरा रुबेला के टीकाकरण कवरेज में सुधार व विशेष ध्यान, यानी यूबिन पोर्टल आदि इसमें देख सकते हैं आप पहले। ठीक है, आगे देखें, अगला टॉपिक है हमारा आवारा कुत्तों का प्रबंधन। ठीक है, तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने स्वतः संज्ञान आदेश सुओ मोटो ऑर्डर में संशोधन किया, जिसमें दिल्ली एनसीआर शेल्टर्स में सभी आवारा कुत्तों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुत्तों को एक बार कृमिनाशक जो दवा देने और टीकाकरण के बाद उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब भारत में आवारा कुत्तों से निपटने से संबंधित प्रावधान उठाए गए कदम को देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं आपके, तो अनुच्छेद 243 का जो क्लॉज डब्ल्यू है वो कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं का कर्तव्य है कि वे आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करें। ठीक है, अनुच्छेद 51(a) का जी कहता है कि नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि वे जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, अब कानूनी प्रावधान देखें तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य बंध्याकरण के जरिए आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना है और टीकाकरण के माध्यम से रेबीज के फैलाव को रोकना है। ठीक है, न्यायालय के निर्णय को देखें तो उच्चतम न्यायालय ने जल्लीकट्टूवाद यानी 2014 में निर्णय दिया था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 21 जानवरों, ये जो है आर्टिकल 21 जानवरों को भी प्राप्त है। ठीक है, पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टेट ट्रबल्स बनाम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मामले में उच्चतम न्यायालय ने सभी आवारा कुत्तों, यहां तक कि परेशान करने वाले कुत्तों को भी मारने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये था आवारा कुत्तों के बारे में। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो बचे हैं परसिस्ट के बारे में देखें तो परसिस्ट 1 जो कि राष्ट्रपति बनाम गवर्नर। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको।
तो भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल, पद नियुक्ति और पदच्युत दोनों के बारे में समझें। तो राष्ट्रपति सांसदों एवं विधायकों के निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये आपसे बात कर चुके हैं आपसे रिवीजन वाली क्लास में, देश का ये प्रमुख होता है। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। पद से हटाने वाली बात की जाए तो महाभियोग के माध्यम से आर्टिकल 61 संविधान के उल्लंघन पर ये लगाया जाता है महाभियोग, और इसके पास होने पर जो है राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है पद धारण करता है कौन? राज्यपाल, अनुच्छेद 156, ठीक है। अब इसके बाद देखें कुछ शक्तियां दी गई हैं, तो सबसे पहले देखेंगे न्यायिक एवं क्षमादान की शक्तियां। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, जिसमें संघीय विधियों के विरुद्ध अपराधों पर जो है ये क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72 कहता है। मृत्युदंड पर मामलों में क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास जो है संघीय विधियों के विरुद्ध अपराधों पर, आर्टिकल 72, और कोर्ट मार्शल के मामलों में भी क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही है। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल राज्य विधियों के अंतर्गत अपराधों पर, जो कि आर्टिकल 161, और मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं है इसमें, ठीक है। कोर्ट मार्शल के मामलों में क्षमादान की शक्ति इसके पास नहीं है। आगे देखें तो विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति स्वीकृति, सबसे पहले समझें विधेयक के बारे में। तो निरपेक्ष वीटो शक्ति जो है, यानी कि जो बिल है इस पे बिल पे स्वीकृति, अस्वीकृति और पुनर्विचार तीनों कर सकते हैं। और निरपेक्ष वीटो शक्ति यानी सभी विधेयकों पर अनिवार्य स्वीकृति नहीं है, अनुच्छेद 201, ठीक है। वहीं विधेयक के बारे में अगर बात की जाए राज्यपाल के बारे में, तो स्वीकृति, अस्वीकृति और पुनर्विचार, ठीक है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200, जो राज्यपाल है आपके वो आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। अध्यादेश शक्ति के बारे में बात की जाए तो दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा सीमा लगाई जा सकती है, आर्टिकल 213। जारी दोनों कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की कुछ सीमाएं लगा सकता है अध्यादेश, ठीक है। अब आगे देखें धन विधेयक के मामले में, तो दोनों में पूर्व सिफारिश यानी आवश्यक है, जो पहले सिफारिश आवश्यक है। राज्यपाल राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है। अब विवेकाधीन शक्तियों के बारे में देखें, निर्णायक अंतर। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कोई संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है। हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, ये अनुच्छेद 74। राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो राज्यपाल के पास विस्तृत विवेकाधीन शक्ति, अनुच्छेद 163। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, आर्टिकल 200, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, अनुच्छेद 356, ये आपातकाल की बात है। उसके बाद देखिए त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब उसके बाद देखें विशेष दायित्व, तो कुछ राज्यों में उदाहरण के लिए नागालैंड, महाराष्ट्र, अनुच्छेद 371, 371 जे आदि, ठीक है, विशेष दायित्व है, उत्तरदायित्व है। समान स्थिति जन्य विवेक के बारे में बात की जाए तो दोनों यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्थिति जन्य विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको जो राष्ट्रपति हैं, तो जो रिवीजन क्लास है जो पॉलिटी की, ठीक है, उसमें जाकर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर कराया है। उसके बाद अगला ये टॉपिक होगा जो राज्य वाला, उसमें हम लोग इसको राज्यपाल को कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी क्लास में मिल जाएगी आपको, वो उसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें, यहाँ पे इतना जो है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब समझते हैं परिशिष्ट 2 को। एनआरआई बनाम पीआईओ, ये भी देखिए मैंने वहां पे बात की है, बहुत अच्छे डिटेल में ये चीजें समझाई हैं। तो एनआरआई बनाम पीआईओ बनाम ओसीआई का, ठीक है। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक, परिभाषा को देखें तो एनआरआई भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, ठीक है, एनआरआई होता है। पीआईओ की बात करें तो वो व्यक्ति जो स्वयं जिससे पूर्वज भारतीय नागरिक थे और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता है, अर्थात वह विदेशी पासपोर्ट धारक है, ठीक है। ओसीआई कार्ड की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत ओसीआई कार्ड के रूप में पंजीकृत व्यक्ति होता है, ठीक। लाभ के लिए पात्रताएं देखें तो एनआरआई के बारे में, पीआईओ और ओसीआई।
एनआरआई के बारे में बात की जाए तो समय समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले सभी लाभ, ठीक है, कोई विशिष्ट लाभ इनको नहीं होते पीआईओ वाले कार्ड धारकों को। भारत आने जाने के लिए आजीवन बहुप्रवेश होता है, वीजा होता है, ठीक है। भारत में किसी भी लंबी अवधि के प्रवास के लिए विशेष क्षेत्रीय पंजीकरण जो अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट होती है इसमें। कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़ करके आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में एनआरआई के साथ समानता होती है इनकी। भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, घरेलू हवाई किराए तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पात्रता में अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के समक्ष इनको व्यवहार किया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के भ्रमण के लिए घरेलू प्रवेश शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। क्या भारत आने जाने के लिए वीजा आवश्यक है? तो एनआरआई वालों के लिए नहीं, पीआईओ वाले कार्ड के लिए हाँ, ठीक है। और आजीवन वीजा भारत आ सकते हैं ये, ठीक है, ओसीआई कार्ड वाले। क्या भारत में स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों के पास जो है पंजीकरण आवश्यक है? तो यहाँ यानी एनआरआई के पास नहीं, आवश्यक नहीं है। हाँ, यहाँ आवश्यक है यदि प्रवास की अवधि 180 दिन से अधिक है तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, समान है। चलिए, भारत में कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? तो सभी गतिविधियां एनआरआई कर सकते हैं। पीआई जो कार्ड धारक हैं वो प्राप्त वीजा के प्रकार के अनुसार गतिविधि जो कर सकते हैं, और ओसीआई कार्ड वाले अनुसंधान कार्य को छोड़ करके सभी गतिविधियां अनुसंधान के लिए संबंधित भारतीय मिशन पोस्ट जो है एफआरआरओ से विशेष अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है। आगे समझे तो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो एक भारतीय नागरिक होता है, ठीक है। और जो पीआईओ कार्ड धारक की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लॉज ए 1 का ए और 5 का 1 का सी के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पहले 7 वर्षों तक भारत का साधारण निवासी होना चाहिए, ठीक है, तब उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब ओसीआई कार्ड धारकों की बात की जाए तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 का क्लॉज ए का जी सब क्लॉज जी के तहत ओसीआई कार्ड धारक 5 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, ठीक है, बशर्ते वह आवेदन करने से पहले पिछले 5 वर्षों से 1 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो, ठीक है। चलिए, अब प्रोसेस 3 है यूपीएससी का विकास क्रम। चलिए इसको समझ लेते हैं यूपीएससी के विकास क्रम को। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस जो कोड है 1993 में परिणाम देखें तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवाओं के जनक माने जाते हैं, ने भारतीय सिविल सेवा की आधारशिला रखी, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1853, तो भर्ती में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती का जो है निर्देश दिया गया, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853 में। लॉर्ड मैकाले समिति 1854, योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा जो प्रणाली की सिफारिश की गई, ठीक है। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1864 में। तो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने आईसीएस परीक्षा सफलता से प्राप्त की, ठीक है। अब एचिसन आयोग 1887 सेवाओं को 3 समूहों अर्थात इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ पुनर्गठित करने की सिफारिश की। आगे देखें भारत सरकार अधिनियम 1919, पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और यह सिफारिश की गई कि 1/3 भारतीय भारत में ही जो है भर्तियां भारत में से ही की जाएंगी, यानी भारत में ही की जाएंगी। और 1922 के बाद भारत में भी परीक्षाएं आयोजित होने लगी। पहली इलाहाबाद में हुई, ठीक है, तो पहली आयोजित हुई वो पहली इलाहाबाद में हुई। ली आयोग 1924, इसकी सिफारिशों के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में प्रथम जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष जो है सर रॉस बार्कर जो है बने, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई। जब 1937 में अधिनियम प्रभावी हुआ तो लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग बन गया, ठीक है। आगे है संवैधानिक अधिदेश। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय एफपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं एच के कृपलानी बने और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने पर संघीय लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 315 के तहत वर्तमान संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह संघ लोक सेवा आयोग कहलाया, यानी यूपीएससी कहलाया, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस समझे।
तो प्रमुख नमूना पंजीकरण प्रणाली और नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट डेटा हो। ठीक है, चलिए तो मानदंड और परिभाषा देखें, और नमूना जो पंजीकरण प्रणाली है उस रिपोर्ट के बारे में देखें जो 2021 में उजागर किए गए रुझान है। तो क्रूड बर्थ रेट के बारे में देखें यानी सीबीआर में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। यह 2011 में 21.8 थी, जो 2021 में घट करके 19.3 रह गई है। ठीक है, क्रूड जो बर्थ रेट की बात की जाए तो एक वर्ष के दौरान हुए जीवित जन्मों की संख्या भागे वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा 1000 से इसको निकाला जाता है। ठीक है, और राज्यवार स्थिति को देखें तो सबसे अधिक बिहार में और सबसे कम केरल में। ठीक, जनसंख्या की संरचना देखें, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है 0 से 14 आयु वर्ग, यह 1991 के जो 36.3% से घट करके 21 में 24.8 तक आ गई है। ठीक है, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या जो कि 15 से 59 वर्ष, इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह 1991 में जो है 57.7% थी, जो 2021 में 66.2 हो गई है। ठीक है, और वृद्ध आबादी के बारे में बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें 60+ वर्ष यानी 9% तथा 60+ वर्ष जो है 5.9% है। ठीक है, महिलाओं के लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1990 में 19.3 वर्ष थी, जो 21 में बढ़कर के 22.5 वर्ष तक हो गई है। ठीक है, आगे मातृ मृत्यु अनुपात। तो मातृ मृत्यु अनुपात किसी निर्धारित अवधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या है ये। तो मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में बात की जाए तो गिरावट देखें, यह 2014 से 16 में प्रत्येक 1 लाख जीवित महिलाओं के जन्मों पर, जो 1 लाख जीवित बच्चों के जन्मों पर 130 थी, जो 19-21 में घट करके 93 रह गई है, अर्थात इसमें 37 अंकों की कमी आई है। ठीक है, लक्ष्य देखें तो ये सतत विकास लक्ष्य के यानी कि मातृ मृत्यु अनुपात यानी एमएमआर लक्ष्य 2030 तक जो कि 70 के करीब है। ठीक है, आगे समझे शिशु मृत्यु दर के बारे में। तो शिशु मृत्यु दर जिसमें नवजात जो मृत्यु दर है यानी नवजात मृत्यु दर को देखें तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर के 29 दिनों तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है। इसमें देखें तो नवजात मृत्यु दर गिरावट समझे तो ये 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 थी, जो 21 में घट करके 1000 जीवित जन्मों पर 19 हो गई है। ठीक है, लक्ष्य यह सतत विकास लक्ष्य के जो है नवजात मृत्यु दर लक्ष्य जो कि 2030 तक का जो टारगेट है 12 से कम करने के उसके करीब है। ठीक है, राज्यों में देखें तो सबसे कम केरल में और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या। ठीक है, शिशु मृत्यु दर गिरावट देखें 2014 के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर के 2021 में 1000 जीवित जन्मों पर 27 हो गई है। ठीक है, राज्यों में देखें सबसे कम केरल और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, दोनों में सेम है। चलिए 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर अगर बात की जाए तो उससे पहले यहाँ पे इस गिरावट के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जन्म जो कि हम उसमें शिशु मृत्यु दर में देख रहे थे तो यहाँ पे छूट गया है। इस गिरावट के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जन्म लेने वाले प्रत्येक 37 जो शिशुओं में से एक शिशु की अपनी आयु के पहले वर्ष ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या के बारे में देखें तो 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर के बारे में देखें, गिरावट देखें 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 थी, जो 21 में घट करके 1000 जीवित जन्मों पर 31 हो गई है। लक्ष्य देखें तो वही एसडीजी के U5MR लक्ष्य जो कि 2023 से 25 के करीब है ये। ठीक है, राज्यों में देखें सबसे कम केरल में और सबसे अधिक एमपी में, सेम है ये। चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, ठीक है, 2022 में 30 से घट करके 2023 में 29 हो गई। जन्म के समय लिंगानुपात के देखें तो जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या
इसमें बढ़ोतरी देखें तो ये 2018 से 20 में 907 था, जो 19 से 21 में बढ़ करके 913 हो गया। ठीक है, राज्यों में देखें सबसे अधिक केरल में और सबसे कम उत्तराखंड में। यहाँ डेटा उत्तराखंड वाला बदल गया है। ठीक है, ग्रामीण देखें तो ग्रामीण में 912 और शहरी में 918। याद रखेंगे इस डेटा को। आरजीआई द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, 1085 है, और झारखंड में सबसे कम 889 है। ठीक है, कुल प्रजनन दर देखें तो यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। कुछ जो कुल प्रजनन दर के बारे में बात की जाए तो गिरावट इसमें 2016-21 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। राज्यों में देखें सबसे अधिक बिहार में और सबसे कम दिल्ली और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर देखें अर्थात 2.1 इसे 16 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर लिया गया था। ग्रामीण और ग्रामीण की बात की जाए तो 2.2 और शहरी 1.6। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के बारे में बात की जाए तो 2017 से 21 की अवधि के लिए 69.8 वर्ष थी, जो 2016 से 20 की तुलना में 0.2 वर्ष की गिरावट दर्शाती है। पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा देखी जाए तो 68.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 71.6 वर्ष जो है अनुमानित की गई है। संस्थागत प्रस्ताव की बात की जाए तो 2021 में लगभग 91.1% प्रसव संस्थागत थे, जिनमें सरकारी निजी अस्पताल दोनों शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में 95.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 89.7%। ठीक है, परिशिष्ट 5 को देखें तो प्रमुख खेल नियामक संस्थाएं। सबसे पहले जो संस्था है युवा मामले और खेल मंत्रालय। विवरण देखें इसका तो यह युवा मामले और खेल राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है ये। ठीक है, वर्ष 2008 में मंत्रालय के तहत 2 अलग-अलग विभाग बनाए गए थे। इसके नाम युवा मामले विभाग और खेल विभाग हैं। ठीक है, प्रत्येक विभाग भारत सरकार के एक सचिव के अधीन होता है। राष्ट्रीय खेल नीति बनाने के लिए जिम्मेदार है और साथ ही यह फंडिंग और विकास कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य भी करता है। ठीक है, दूसरा देखें भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाना जो खेल विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह जो युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है, के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। यह खेल वितरण प्रणालियों की नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है। ठीक है, अगला है भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। सर दोराबजी टाटा इसके संस्थापक अध्यक्ष और एजी नोहरेन महासचिव थे ये। ठीक है, डॉक्टर एजी नोहरेन महासचिव थे। जिसका संचालन जो 32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। कार्यकारी परिषद के लिए चुनाव प्रति 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, और इसे भी जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, ओलंपिक परिषद एशिया और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ का समयबद्ध सदस्य है ये। ठीक है, संबद्ध जो है सदस्य है। यह ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल योजनाओं में भारत की निगरानी जो भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब है अगला परिशिष्ट 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। विशेषता देखें तो स्कूली शिक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। चलिए विवरण देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक जो है सकल नामांकन अनुपात 93%। स्कूल ड्रॉप आउट दर में गिरावट यानी कि प्राथमिक स्तर पर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1%। ठीक है, डिजिटलीकरण को देखें तो 2019-20 से 2023-24 के बीच कंप्यूटर की उपलब्धता वाले जो विद्यालय हैं इसमें देखें 38.5% से बढ़कर के 57.2%
और इंटरनेट सुविधा वाले स्कूल जो 22.3% से बढ़ करके 53.9% हो गए हैं। ठीक है। उच्चतर शिक्षा यानी 18 से 23 आयु वर्ग जो आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो जो जेंडर एजुकेशन रिपोर्ट में देखें तो वृद्धि 2014-15 में 23.7% से बढ़ करके 2021-22 में 28.4% हो गया। ठीक है। कुल उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें 2014-15 से जो है 2022-23 तक 13.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है। आगे देखें ग्रामीण विद्यालय वार्षिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट देखें तो इसमें एफएलएन निर्देश देखें तो 15,728 ग्रामीण विद्यालयों में से 80% से अधिक को एफएलएन निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है। 6 से जो 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चों के कुल विद्यालय नामांकन दर जो है पिछले लगभग 20 वर्षों से 95% अधिक रहा है। विद्यालयों में नामांकन जो है करवाने वाले 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के अनुपात में गिरावट आई है। इनकी संख्या 2018 जो कि 13.1% से घट करके 2024 में 7.9% हो गई है। ठीक है। अब शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में बात की जाए तो निष्ठा यानी शिक्षक प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम के तहत 12.97 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है। समावेशिता की बात की जाए तो समावेशीय आवासीय विद्यालयों में 7.58 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ है। अंतरराष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो डिकिन और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के परिसर भारत में भी खोले गए हैं। ठीक है। साक्षरता की बात की जाए तो लद्दाख प्रथम पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है जिसके बाद मिजोरम गोवा त्रिपुरा का स्थान आता है। ठीक है। पहले इस रिपोर्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुभाषावाद की बात की जाए तो सीयूईटी जेईई मेंस और एनईटी नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। ठीक है। परिशिष्ट 7 को देखें तो सुर्खियों में रही प्रमुख रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स एक तरफ और एक तरफ जारी करता इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन। ठीक है। ओईसीडी। अगला है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट कौन जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। ठीक है। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में बात की जाए कौन जारी करता है तो यूनिसेफ। यूनिफाइड अगला है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो शिक्षा मंत्रालय। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। अगला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट कौन जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 कौन जारी किया तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हाइल्स और क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन है एनजीओ है वो जारी करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है डब्ल्यूएचओ द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। उसके बाद आप देखें तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2023 और एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 और एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2023 इसको जारी करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी। ठीक है। तो ये थी आपकी पॉलिटी पीटी 365। ठीक है जो कि आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारा जो एक पार्ट मैंने जैसे आपको शुरू में बात की थी तो जो सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कल्चर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ सेगमेंट है जो कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट
इन दोनों को हम रिवीजन के साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। एक तरफ रिवीजन यानी कि एक टाइम पे रिवीजन क्लास चलती रहेगी और एक टाइम पे आपकी ये पीटी 360 वाली क्लास चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ख्याल रखिए आप लोग सब अपना। आप सभी को नमस्कार।